अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 8 मार्च 2022 बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं। मैंने तो वैसे तो तफसीली बात करनी है। चले पहले हम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1-on-1 मुलाकात हुई, बहुत सी बड़ी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई है। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक और उसके अलावा पाक फ़ौज के पेशवराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। 28 फरवरी को भी जनाब वज़ीर आज़म साहब और जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये सारी सूरत हाल सामने हुई और कौमी सलामती और इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और भी कई गुफ्तगू हुई है। और अब नज़र ये आ रहा है कि अब जो एक परेशानी के बादल है वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही थी, यानी बैरूनी एजेंसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के, उसमें अमेरिका है या बाकी भी लोग हैं, और उससे आप समझ सकेंगे कि हालात और वाक़यात क्या हैं। और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर जो मेल्सी के जलसे में ड्रोन हमले से अगर किसी ने हमला किया तो एयरफोर्स को ड्रोन मारने का हुक्म दूंगा, ठीक है जी। और ये भी जिक्र किया कि मेरे शहरी मर रहे थे, माजी में हुक्मरानों को शर्म नहीं आती थी। और ये दोनों जो कि बैरून मुल्क इन्हें अपने पैसों के इंटरेस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके सियासतदानों का इंटरेस्ट जब बाहर है तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वो क्यों चाहेंगे, ये तो फिर गुलाम है ना, उनके दोहरी शहरियत भी रखी हुई थी। ये सारा कुछ और बेकसूर लोग यहाँ मर रहे थे और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर पॉलिसी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ली है। और जो स्टैंस ये भी ले लिया, इस पर बड़ा लोगों को मर्चे लगी, लेकिन मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस हवाले से। स्पीच पे बात करते हुए मैंने कहा कि इमरान खान साहब को अब देख रहे हैं, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो अब सामने ले लेनी चाहिए। ब्लॉक अब आपके सामने आ गया, अमेरिका वगैरह के साथ दोस्ती बना के या यूरोपियन यूनियन के दोस्ती बना के मिला क्या, फैटस में तो उन्होंने निकलने नहीं दिया। और अगर यूएई को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला तो यूएई ने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और आपके सामने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। ये सारा कुछ अगर आप समझे तो आपको बात समझ आनी चाहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना स्टैंस ले रहे हैं। और जो भी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो इकदाम उठा रहे हैं, एक स्टेट्समैन के तौर पर लोगों को एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान का शिफ्ट नजर आ रहा है। चाइना किस तरह सी पैक के हवाले से, 1 बेल्ट 1 रोड के हवाले से, और ये जो ब्लॉक है सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने बिगाड़ के क्या मिला, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मैटर कर रहा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मैटर नहीं कर रहा है, ये परेशानी की क्या बात है। पूरी दुनिया में अगर इमरान खान साहब के इस बयान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, हमारे अमीर जाफर सादिक और खास तौर पर सियासी जमातों के लीडर अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब ने दुखती रग पे पांव तो रख दिया है और डिप्लोमेट है नहीं। और याद रखिएगा, ये मुल्क जो है ना, ये दीन के नाम, दीन इस्लाम नजरियाती मुल्क है और इसके खिलाफ जितना एजेंडा चलाने वाले हैं ना, वो औरत मार्चवाद के हवाले से और ये लिबरल सो कॉल्ड, वो भी नंगे होना शुरू हो गया और उनका चेहरा भी आप लोगों के सामने होना शुरू हुआ, आपके सामने आ चुका हुआ है। आज और यूरोपियन यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं से रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बात हुई और यूरोपियन यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जंग में सालसी का किरदार अदा करने का कहा है। इट मीन पाकिस्तान मैटर्स। और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पॉलिसीज़ ली हैं उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर ने ख़त लिखा कि रूस के ख़िलाफ़ हमायत करे और यूरोपियन यूनियन से ये पूछा था और ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था, मैं दोहराना इसलिए चाहता हूँ कि उसने भारत को भी क्या ख़त लिखा, कश्मीर के लिए भारत के ख़िलाफ़ बयान दिया, क्या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 80,000 जानें कुर्बान करने पर हमारा शुक्रिया अदा किया, क्या हम आपके गुलाम हैं, क्या आप जो कहेंगे कर लेंगे। पाकिस्तान अमन में तो हिस्सादार है लेकिन किसी भी जंग में पाकिस्तान मुल्क को सपोर्ट नहीं करेगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान आप लोगों के सामने आ चुका है और बहुत से लोगों को एतराज़ है, लेकिन ये तो मेरे दिल की आवाज़ की है उन्होंने, ये पूरी कौम के दिल की आवाज़ है। ये डिप्लोमेसी और ये जो है ना, ये जो बातें हैं ना, ये निकाल दें, मुनाफकत नहीं करनी और ना होगी मुनाफकत। और वो अपने आप को किसी हद तक ले जाने के लिए तैयार है, जो कि देखे ना इंटरेस्ट लिया है जदादों का, करप्शन का, उनके आसपास लोगों ने बड़े हाथ धोए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है।
और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और रात के प्रोग्राम में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इमरान खान साहब के आसपास दोस्तों ने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कि अलीम खान से दूर किया, मेरे प्रोग्राम पुराने देख के देख लें, जहांगीर तरीन से दूर किया और जुल्फी बुखारी से दूर किया, और उसमें शहजाद अकबर बराबर के कसूरवार है। अलीम खान के बारे में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से मैंने एक एक चीज उनकी देखी, हर चीज डिक्लेयर किया, कोई करप्शन का नहीं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहे उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। 1 करोड़ रुपया तो सारा बजट था, और जिस बंदे का कारोबार अपना इतना, उसे क्या जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट के अंदर पैसा बनाने की। वो तो खिदमत के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से, मैं चूंकि उनका वकील हूं और मैंने उनकी कई चीज़ें देखी हुई हैं, अपने आंखों से देखी हुई हैं। नैब के हवाले से भी मामला मैंने सारे देखे हैं। वो नैब चूँकि डीजी नैब उस वक्त किसी और मामले में, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहजाद अकबर और डायरेक्टर जो है एंटी करप्शन, जनरल एंटी करप्शन जो, और डीजी नैब का आपस में क्या ताल्लुक था, वो आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने बातें आ जाएंगी। और जो क्या एजेंडा चलता रहा, और अलीम खान साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। अलीम खान पार्टी के साथ लॉयल है आज भी, मैं आज भी समझता हूँ। मैं रात जो कुछ हुआ, और देखना अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसको लीड गालिबन मेरी इतला के मुताबिक जो है ना वो अलीम खान ही करेंगे। पता नहीं अलीम खान अब इस मामले में पीछे हटता जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रात मैंने आपको बता दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी, और वहाँ ये तकरीबन काफ़ी लोग जो है ना अब इस ग्रुप में आ चुके हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है, याद रखिएगा यह। पर मैं नहीं समझता कि फॉरवर्ड ब्लॉक ये बनाएंगे। और अब इन हालात में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने भी अलीम खान से रब्ता किया है। अलीम खान और जहांगीर तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। उन्हें भी पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, उनके साथ लेके मिलना क्या है, नवाज शरीफ क्या दे सकते हैं। सवाल बड़ा वाज़ेह है कि वो तो अपना एक एजेंडा लेके आए हैं, और एजेंडा आपके सामने है कि अमरीकी सारे वो यानी अगर इन हालात में कोई भी लोगों के साथ जाके मिलेगा तो वो बैरूनी एजेंडा वाज़ेह आ जाएगा। इल्ज़ाम आता है, इनके पास जवाब कोई नहीं है। और कितनी देर आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोग अब बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं देखिए ना, मैं भी इस बात की तहकीक करके ये बात बता रहा हूं। लंदन में जो मुलाकातें नवाज शरीफ की हुई, लंदन में जो मीडिया चैनल के मालकान या वहां पर वो किस घर में रह रहे हैं, कोई गोगी है, चले गोगी मैं बाद में नाम पूरा बताऊंगा आपको मैं कि कौन है वो, और नासिर भट्ट क्या कर रहा है। नासिर भट्ट भी बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है आजकल। और वो जो पैसे, आपको याद है बाउंसर गए थे पैसे रिकवरी के हवाले से, वो उसने इन सबको बिठा के अपना इनकी ना एक गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लिया। मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुका है वो सारा, जिसमें नासिर भट्ट और आसपास के लोग जो है ना वो बेनकाब हो चुके हैं। उसमें आबिद शेर अली भी बैठा हुआ है, आबिद शेर अली भी बैठा हुआ है, और ये सारे लोग वहाँ बैठ के जो यानी नासिर भट्ट इस हद तक क्रिमिनल जो लोग आपने साथ मिलाए हुए हैं, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ के आसपास ये जहन में रख लें कि ज़्यादातर कौन से लोग हैं, ज़्यादातर शामिल बाजी है साहब, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको कोई फ़ायदे हो रहे हैं। ये मुल्क व कौम के हवाले से नहीं देख रहे आप। और ये बहुत जल्द मैं आपके सामने, मेरे पास वो स्क्रिप्ट आ चुका है, मेरे पास वो सारी कन्वर्सेशन जो है आप गुफ्तगू शनीद जो हुई है वो सारी, उस बंदे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हुए और वहाँ बैठ के, यानी आप अंदाज़ा लगाए लंदन में बैठ के ये लोग ये क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करना है, इस मुल्क को क्या फ़ायदे देने हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं। मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और हाँ, मैं एक बात तो ज़बरदस्त बताना शुरू किया। आपको पता है औरत मार्च के मैं बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ, उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ हूँ। अबॉर्शन जायज़ करार देने, अपना जो है ना ज़नाकारी मर्ज़ी से या रेप की शक्ल में, दोनों शक्ल में, ये उनका नुक्ता नज़र है। कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म करने की बात बताते हैं, और CCTV कैमरा ख़त्म करने की बात। बंदा पूछ रहे आपका क्या ताल्लुक हो, ये औरत बात का क्या ताल्लुक है, बेरा रवि की बातें हैं ना सारी। और वो आपको पता है मैं बड़े अरसे से मैं इस दफ़ा ये बड़ा कोशिश की थी कि मैं पिटीशन लेके जाऊँ हाई कोर्ट में। पिटीशन कोई नहीं हाई कोर्ट लेके गया। मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि ये करें जो मर्जी, कमरे चादर और चार दीवारी के अंदर जो मर्जी करें, हमें कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ। लेकिन ये डिमांडें बाहर आगे कहते हैं आर्टिकल 19 हमारा भी बराबर का हिस्सेदार है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, 17 देख लें आप। राइट टू अगर मूवमेंट है तो ये नहीं है कि एक बंदा बाहर आके खड़े हो जाए, नंगा खड़ा हो जाए और वो कहे कि जनाब दूसरे लोगों को असर नहीं पड़ेगा।
इसका अपना राइट होगा, ये कमरे में बाहर जब निकल आएगा तो फिर बाकी लोगों के राइट भी इन्फ्रिंज होते हैं, वो फंडामेंटल राइट भी, और हम उन फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने NOC अप्लाई किया, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हमने दरख्वास्त दी, हमारी एसोसिएट भी गई, जाकर मिली भी डिप्टी कमिश्नर से, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर से भी मिली। वो कंडीशनल था, और सिक्योरिटी वगैरह जो कोई है उन्होंने कहा अपने तौर पर फ्राहम करें। हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के जैसे शायद वही साहब ने पूछा कि किस लिए आए हैं, और उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। DC ने सिक्योरिटी फ्राहम करने की जिम्मेदारी, लेकिन वो पूरी पटिशन चल रही है। जो नाम लोग हैं, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उनमें एक वकील तो वो हैं जो नूर मुकद्दम के वालिदैन के वकील हैं, वो वहाँ पर इस्लामाबाद में यानी वही जो है ना सो कॉल्ड लिबरल लगा के आप कह दें कि दीन के ख़िलाफ़ उठने वाले जो लोग हैं। इस पर स्पेसेस बहुत हुई हैं, मैंने भी भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं गया। मैं फिर बताता चलूँ, मैं कोई कोर्ट नहीं गया, मैं नहीं जाना चाहता, क्या ज़रूरत थी। यानी कल भी जैसे शायद वहीद के सामने आई और डिप्टी कमिश्नर के SP सिविल लाइन के मरासले के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था, और सिक्योरिटी के हवाले से बात जो की थी, बाकी कंडीशनलिटी सामने है, इस तरह की बातें कोई नहीं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बात हुई, जनाब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने की, और उनके वकील बताते हैं कि औरत मार्च का ताल्लुक किसी सियासी मकासद के लिए, किसने कहा नहीं है। पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो लिबरल क्लास है सियासी जमातों के अंदर, नाम लेने की क्या ज़रूरत है। ANP में कौन है, पाकिस्तान PMLN के अंदर कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोग हैं, ये सारा इकट्ठा ही है। ये स्टूडेंट मार्च और ये सारे लोग इकट्ठे ही है। और जब हेयरिंग आई कल, तो चीफ कमिश्नर को 1 घंटे में पेश होने का हुक्म दिया। इजाज़त मिलने के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। डिप्टी जो है ना कमिश्नर को तलब कर लिया, और वहाँ फिर वो सारा चीज़ें सारी वहाँ रखी कि ये नेशनल प्रेस क्लब के सामने औरत मार्च से इनकार कर दिया उन्होंने बताया। और NOC जारी करने के लिए नोटिफिकेशन में लिखा था नेशनल प्रेस क्लब और सियासी इज्तिमात के, वहाँ लिखा ना कि बाहर और भी सियासी इज्तिमात हैं, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि बग़ैर इजाज़त मार्च पर ख़ुद ये ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है जी। जब दोबारा बुलाया गया उनको, जब दोबारा 4 बजे के करीब बुलाया, और वहाँ बताया कि औरत मार्च के ग्रुपों ने इजाज़त मांगी थी, और पीपल्स पार्टी को आपने इजाज़त दे दी। जस्टिस मैम जो आपकी हुकूमत गिराने आ रहे हैं उनको इजाज़त दे दी है। 1 बजे पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में दाखिल होना है, ये DC हमजा शफकात ने कहा। D चौक से होता हुआ प्रेस क्लब जाता है, F9 पार्क में औरत मार्च कर लें, जाएँ करें, आपको रोका है। सिर्फ जगह या तारीख औरत मार्च की तब्दीली कर लें, इजाज़त मिल जाएगी। गुज़श्ता साल मजहबी जमातों ने औरत मार्च की मुखालफत की थी, इस साल सियासी पार्टी की इस्लामाबाद की वजह से आमद की वजह से इजाज़त नहीं दी है। औरत मार्च की ज़िम्मेदार DC इस्लामाबाद से मुलाकात करके जगह का तयन कर लें। अदालत ने इन रिमार्क के साथ केस जो है ना वो, और ये 5315 लोग हैं। हम अक्सर ग्रुप में जो है ना हमारे हम कई दफ़ा बैठते हैं, नाम नहीं, मलंगी बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत मज़ेदार बातें गुफ्तगू होती रहती है ग्रुपों में। हमरा हैं, इफ़रा है, असद तनौली है, जवेरिया अक्सर किसी वक्त मौजूद होती हैं, बहुत से दोस्त अहबाब, एडी अदनान मौजूद होते हैं, और मीर आज़म साहब तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और से दे, ट्रू पैट्रियाट। ये सारे लोग, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये हम बताते चलें आपको। अफजल वड़ाइच साहब हैं, बहुत से लोग हैं, और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और उनका मौक़िफ़ रखने का हक़ है। हम आपका फंडामेंटल राइट्स जो ना आइन के रेलेवेंट जो है मैं बैकग्राउंड पे चला दूंगा। राइट टू लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है जी, और आइन का आर्टिकल 2A 2A भी चल रहा होगा सब, और आइन का कोई भी जो काम है ना 227 आपके दीन इस्लाम से हट के नहीं हो सकता। ये LGBTQ जो है ना, तो ये जॉर्ज सोरस के हवाले से अब सारा आलम, ये वही ग्रुप है सारा जो कह रहा है मादर पिदर आज़ादी दे दे, मी टू कैंपेन, माई बॉडी माई चॉइस, ज़रा तारीख पे उठा कर देख लें। इसी तरह यहाँ जिक्र करता चलो निगत दात इनमेनी के साथ लोग एक वकील हैं, वो भी डिजिटल राइट्स के लिए चलती हैं, तो उनको को पैसा मिलता है बाहर से। जो कह रहे थे ना फंडेड नहीं मिलते हैं, वो फ़ंड उन्हें मिलता है। उस फंड का ऑडिट के हवाले से जब चीज़ें सारी हैं, दरख्वास्त थी उसके लिए FIA ने बाकायदा एक इंक्वायरी आ चुकी है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रही है। यानी ये इन लोगों के हवाले से आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। प्रोग्राम चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, आखिर में एक बड़ा अहम केस है लियाकत कायम खानी के एहतसाब अदालत से ज़मानत का मामला।
काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने की ख्वाजा हारिस अदालत की तरफ से पेश हुए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी अच्छे दोस्त हैं, हमारे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल लैब है, और एहतसाब अदालत ने ज़मानत बादस गिरफ़्तारी खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट एहतसाब अदालत को हुक्म दे के ज़मानत दरख्वास्त पर फैसला करे। 26 नवंबर 2019 को गिरफ़्तार किया गया था। गवाह मौजूद हैं, जिसमें 4 गवाह प्राइवेट हैं, ये 9 गवाह मौजूद हैं। अगर लियाकत कायम खानी तावर करें तो एक दिन में मसला हल हो जाएगा, और लियाकत कायम खानी के वकील ने जवाबी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे अदालत के सामने। एक जो गुफ्तगू मैंने माजरत के साथ मैंने शुरू में करनी थी, मैं भूल गया, लेकिन मैंने वो भी ज़रूर करनी, मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल के अगेंस्ट बड़ी एक नेगेटिव कैंपेन चल रही है, और उन्होंने आते ही VIP सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस कर दी। वो अखबारों में ख़बर भी लगी है, मैं आप लोगों के सामने पहले वो ज़रा सुन लीजिएगा, वो ज़रा देखिएगा। अपना दुनिया ने और लाहौर न्यूज़ ने बड़ी अच्छी खबर दी थी, आप लोगों की आसानी के लिए वो सारा चला रहा हूँ मैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रोटोकॉल में शामिल 2 मर्सिडीज गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर जज मिलने वाली सरकारी गाड़ी पर सफर करने लगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रोटोकॉल में शामिल 2 मर्सिडीज गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर जज मिलने वाली सरकारी गाड़ी पर सफर करने लगे। खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नई मिसाल कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल में शामिल 2 मर्सिडीज गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि बाकी जजेस को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तारीख रकम कर दी। अपने प्रोटोकॉल में शामिल 2 सरकारी मर्सिडीज गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर जज मिलने वाली सरकारी गाड़ी पर सफर करने लगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इकदाम पर वुकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस को खराजे तहसीन पेश किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पूरे मुल्क के जजेस के लिए मिसाल बन गए। उन्होंने ये तारीखी फैसला करके साबित कर दिया कि वो एक अजीम जज हैं। आला अदालतों के जजेस को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पैरवी करनी चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी का कहना था कि चीफ जस्टिस ने मर्सिडीज गाड़ियां वापस करके बेहतरीन फैसला किया। इससे वुकला बरादरी में उनकी इज्जत और एहतराम पहले से बढ़ गया है। पूरे मुल्क की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के इकदाम को सराहते हैं। वुकला तंजीमों के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इकदामात से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने की तादाद में इजाफा हुआ है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का विजन है, जिस पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। जी, आपने वो सारी देख ली है आपने, और इसी तरह जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के अगेंस्ट, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के अगेंस्ट, लाहौर हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट एक नेगेटिव कंपेन, जनाब गाड़ियों के टायर पता नहीं क्या क्या कुछ। जैसे जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी सरकारी गाड़ियाँ जो हैं फालतू वापस की, यहाँ भी बंदा ये तो पूछे कि ये वाली जो गाड़ी ली थी S600 मर्सिडीज़, ये किस चीफ जस्टिस ने ली थी? ज़रा उनके ख़िलाफ़ भी तो कैंपेन शुरू की जाए ना, और उनसे पूछा जाए क्यों ली। इन्होंने तो वापस कर दी गाड़ी, इन्होंने वो गाड़ी वापस कर दी है, और इल्ज़ाम इन पे आ रहा है कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। वो भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी है, उसके ऊपर जो भी खर्चा आना है आखिर वो अपना ना उसकी मेंटेनेंस उसी के मुताबिक होनी है। उन्होंने मेंटेनेंस रखने बजाय उन्होंने वापस कर दी पूल में, ज़रूरत ही नहीं है, क्या रखे करनी है इनको, कि ज़रूरत तो कोई है नहीं। ये तो आपके जो चहीते सियासतदान हैं उन लोगों को ज़रूरत है, और इनके अगेंस्ट एक कैंपेन जो है ना, हमारे यहाँ कई जजेस ऐसे हैं जो अपने तरीके से लेकर इस मामलात को चलते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के साथ ये ज़्यादती है, ये मैं बता दूं, ये ज़्यादती है। इसी तरह जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के अगेंस्ट एक और कैंपेन चली, जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब को कुछ नहीं दिया, भाई उनको कई कमेटियों के हवाले से रखा गया। यानी इस तरह की एक नेगेटिव कैंपेन, टारगेटेड कैंपेन चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीका एक्ट पर अमल दरामद लाजमी है, वो होगा तो यही फेक न्यूज़ और झूठी खबरें बंद होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।